हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेशन पे, जिसमें कि अभी तक हमारे यहाँ 17 वीडियो आ चुके हैं। और 17 वीडियोज़ में हमने टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। और छठा सब्जेक्ट जो है हमारा, वो आज स्टार्ट होगा, मटेरियल साइंस का। ठीक है, तो इधर पीछे 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मतलब मेरी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी, फीवर हो गया था, बेसिकली वायरल हुआ था। एंड देखो, जो सेशन है उसमें हम लोग कवर अप करते हैं 1995 से लेके 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईएससी। और ये जान लो कि ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हर जगह रिपीट होने हैं आपके। या तो ईएससी हो, यूपीएससी एई हो, एसएससी जेई हो, कोई पीएसयू का एग्जाम हो, या फिर जो होने वाला हमारा एग्जाम है आईआरएमएस। डेट तो नहीं आई है, लेकिन कभी न कभी तो होगा ही। तो ये सबके लिए यूज़फुल एक तरीके से है। और इसमें हम लोग करते ये हैं कि एक टाइमली फ्रेम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आज जैसे मटेरियल साइंस है, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। तो मैं आपको कम से कम 15 या 20 सेकंड दिया करूँगा हर क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद मैं खुद जो मेरा सोल्यूशन होगा वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, टाइम खराब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। देखो यार, जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि ये जो मेटेलिक एटम्स होते हैं, मेटेलिक एटम्स, उनका आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, नियरली कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं होता बेसिकली, ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दे देते हैं किसी और को, उसके बाद इनका कंप्लीट हो जाता है, मतलब ठीक है, खाली करने के बाद। तो और ये देते हैं, ये अट्रैक्ट मतलब लेते नहीं हैं। दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये गलत लिखा हुआ है इसमें। और दूसरा कि देयर एटम्स आर स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन दोज ऑफ मेटेलिक नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है यार, जनरलाइज नहीं कर सकते हो आप। जनरलाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप पीरियडिक टेबल बनाओगे ऐसे जो बनती है पीरियडिक टेबल, अब कंपेयर आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ पता नहीं है ना। तो हम डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं इसको। तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट का आंसर डी है। ठीक है, सेकंड नंबर ट्राई कीजिए। देखो, अगर प्लेन के मिलर इंडिसेस की बात की गई है, तो ये जान लो कि प्लेन का जो इंटरसेक्शन आएगा ऑन द एक्सिस, उसका रिवर्सल लेते हैं हमेशा हम। जैसे मान लो ये यहाँ याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं, कि यहाँ पी है तो यहाँ आर कर दो। अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज आए कि यार यहाँ बीच में आ गया ये वो, तो यार अपना बना लो ट्रिक फिर। ठीक है, मैंने ये ट्रिक बनाया हुआ है कि स्टार्टिंग में यहाँ पी है तो इसका रिवर्सल आर। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो इसलिए रिवर्सल रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमेरिकल पैरामीटर ऑफ इंटरसेक्ट्स। सही है, रेसिप्रोकल ये सेकंड का ए। ट्राई थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। अगर आपको टाइम कम मिल रहा हो तो वीडियो पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करना, अगर मैंने कराना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, तो थर्ड नंबर ट्राई करिए, थर्ड नंबर। और यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो पेपर करते समय, कि जैसा पेपर हो वैसा आपको टाइम देना है। मान लो गेट का पेपर होगा तो उस हिसाब से सोचना कि हाँ हमारे पास 3 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। ईएससी का है तो 1 मिनट हमारे पास है। यूपीएससी एई वाला होगा तो उसमें 1 मिनट है। एसएससी जेई वाले हैं तो उसमें 45 सेकंड है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखा करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होती ही है कि वो सेकेंड उतने टाइम में हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये ध्यान रखोगे ना तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड नंबर।
देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 4 आपका हो गया एफसीसी है, इसलिए इसमें 4 एटम्स आ जाएंगे कम्प्लीटली। एम आपका है एटॉमिक मास ऑफ किसका है, कॉपर का, ठीक है। नीचे एन है आपका एवोगैड्रो नंबर है, और ए जो है आपका जो क्यूब है उसका साइड है, ठीक है। जो ओके, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं यार, अगर आप थोड़ा देख लोगे ऑप्शन सर्कल्स देख लोगे अगर आप, तो ये देखो 8.9 इंटू 10 पावर 3 मतलब 8900 8,900 किलोग्राम पर MM³ 1 MM³ इतना भी नहीं होता होगा यार, इतना भी नहीं होता होगा, ठीक है। इसमें 8900 की बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये ऑप्शन एब्सर्ड है। दूसरा देखिए 8900 कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है, ठीक है, इतना, ये देख लो। ओके, इसमें 89 से आ सकता है नहीं, ये भी एब्सर्ड है। और जो तीसरा वाला है उसमें कहा गया 8900 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर इतना बड़ा, 1 मीटर कितना, हाथ मेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 1 मीटर बड़ा होता है, उसमें हो सकता है 8900, पॉसिबिलिटी है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम लोग अगर, और इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो 1 ग्राम पर MM³ में दिया हुआ है ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें बेसिकली आइडिया उसी में लगता है, क्योंकि हम हर चीज़ केजी में ही देखते हैं। अपना वेट हो गया, कोई सामान खरीदने गए तो हर चीज़ वेट में ही हम लोग देखते हैं, तो उसका हमें बेटर एक परसेप्शन है कि केजी कितना होता है, 1 kg, ठीक है। तो उसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं डी ऑप्शन को, तो ये बन रहा है देखो 8.9 इंटू 10 पावर 9, ये मतलब बहुत बड़ा मास हो गया यार, ठीक है। तो ये भी absurd आंसर ही है। तो आप सिंपल आपको आंसर सी मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपको दिख जाएगा, मतलब मैंने जब सॉल्व किया मैंने ऐसे ही किया था, ये नहीं कि मैं ये फॉर्मूला लगाने चला गया था। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो ना, अच्छे क्वेश्चन डेली लगाते हो 100-150 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे इनबिल्ट होती जाती है ये सब क्वालिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। देखो बहुत टाइम नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है, ये बात जान लो आप। देखो इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और इंटरसेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने प्लेन में बताया था अभी कि प्लेन में रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2/3 1/3 1/2 है। रेसिप्रोकल आप लोगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 364, ठीक है। आंसर हो गया फोर्थ का डी। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 5।
देखो यार, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक हमें वो जो वाइड होता है बीसीसी के एज पे, एज मतलब कि जो साइड है उसके बीच में, ठीक है। तो उसमें अगर किसी ब्लॉक उसको रखना है हमें मॉलिक्यूल को, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए ये पूछा हुआ है। तो सिंपल है यार कि जो हम रेशियो जानते हैं, इसका रेशियो होता है 0.155, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पुटअप करोगे आप वैल्यू, तो पुटअप करने पे इतना आपको पता होगा। और बीसीसी का हमें जो बीसीसी जो होता है उसका जो ये रिलेशन आपको पता होगा, क्योंकि डायगोनल पे देखो, डायगोनल पे एक बीच में रहता है मॉलिक्यूल और दो रहते हैं एज पे, ठीक है। तो A√3 = 4R हो जाता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर, आर माइनस की वैल्यू। देखो जो एनायन होता है वही बेसिकली बनाता है बीसीसी, ठीक है। और जो कैटायंस रहते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे रहते हैं, इसलिए हम आर नेगेटिव लिखते हैं हमेशा जो बीसीसी बना रहा है उसको। तो आर नेगेटिव हमने ये निकाल लिया रिलेशनशिप A√3/4। तो और हमने इसमें जब वैल्यू पुटअप की तो ये आ गया। और इसको सॉल्व करने पे, और यहाँ पूछा हुआ है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर पूछा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आर निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.134 आ जाएगा अल्फ़ा। तो फिफ्थ का हो जाएगा ए। 6 नंबर ट्राई कीजिए। ठीक है, देख लो यार, इससे ये क्वेश्चन करने से पहले ये जान लो कि अगर निकिल कॉपर, निकिल होता है हाँ, निकिल कॉपर एल्युमिनियम, निकिल कॉपर एल्युमिनियम, सोना चांदी प्लेटिनम, और ये सब चीज़ें हैं तो वो एफसीसी होती हैं, ठीक है। एफसीसी जो होगा वो डक्टाइल होगा। और इतना ये याद कर लो। सेकंड था बीसीसी के लिए 3-4 एग्जांपल हैं आपके, टंगस्टन, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, टैंटेलम एंड हो गया ना, 3 हो गया, काफ़ी है। एचसीपी के लिए जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो है मैग्नीशियम एंड जिंक। और देखो कोबाल्ट और क्रोमियम टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट के लिए आप याद कर लो कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो एचसीपी हो जाएगा, 20 से कम आएगा तो वो बीसीसी हो जाएगा। और क्रोमियम नहीं, एक मिनट, कोबाल्ट के लिए आप याद करोगे अगर 420 से, जो मैंने लिखा हुआ है 420 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एचसीपी हो जाएगा, और उससे कम है तो एफसीसी हो जाएगा, ठीक है। और क्रोमियम के लिए याद करो अगर 20 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एचसीपी हो जाएगा, और वैसे बीसीसी रहेगा। नहीं, उल्टा बोल दिया यार मैंने, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, उल्टा हो गया। अ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो, सॉरी सॉरी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एफसीसी होगा। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एफसीसी होगा, ये बीसीसी होगा। और टेम्परेचर कम होने पे, टेम्परेचर कम होने पे दोनों एचसीपी होंगे, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया, एक बेसिक हो गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए 6 नंबर, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा वाला 6 नंबर वाला। तो बोला गया एल्युमिनियम बोला गया है, तो मतलब एफसीसी का आपको पता है कि जो फेस डायगोनल होता है उसी से हम निकालते हैं, A√2 = 4R। तो पूछा है कि व्हाट इज यूनिट सेट वॉल सेल रेट, ये आप निकाल लो पहले। तो ये आपका आ जाएगा 4R/√2 का पावर √2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का बी हो गया।
6 का बी हो गया, 7th करिए, 7th नंबर। देखो इसमें पूछा गया है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसका फॉर्मूला देखो ये होता है डी इक्वल टू ए अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू पर निकालनी पड़ेगी हमें, और हम रिलेशनशिप से निकाल लेंगे। ए रूट 2 का 4r लगा के एफसीसी वाला, ए हमारा 3.5 आ गया, ए की वैल्यू 3.5 पुट करेंगे, और एच की वैल्यू पहले वाले में बस दी हुई है 2, और के एल 0 है, तो ये आंसर पुटअप करने में 1.762 आ रहा है। तो ये बस ऐसा वाला ऑप्शन बस एक ही जगह है, वो है ए में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा 7th का ए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा तेज चलेंगे यार क्योंकि स्लो हो गया है। देखो ये क्वेश्चन ना हल्का सा, क्वेश्चन बड़ा इजी, लेकिन अगर आप अलग तरीके से पढ़ोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे वो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस रिजल्ट्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सही है पहला। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इफ़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू नेचर, इसका मतलब है कि ये किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नेचर में खुला छोड़ दिया गया है, तो उससे होगा क्या, उस पर ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। ऑक्साइड्स बनेंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों को रिलेशनशिप नहीं है, तो बी होना चाहिए, 8th का बी होना चाहिए, ठीक है। आप 9th नंबर ट्राई कीजिए। देखो 9th नंबर जो है इन्होंने बोला हुआ है एज डिसलोकेशन क्या होता है, सिंपल सा है, लाइन इम्परफेक्शन। एज हो गया, स्क्रू हो गया, सब लाइन इम्परफेक्शन है। अगर ग्रेन बोल जाएगा, ग्रेन बाउंड्री बोल देगा तो सरफेस सरफेस इम्परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। ये 9th का बी, 9th का बी हो गया। 10th नंबर करिए। ट्राई 10th नंबर। देखो इसे बोला गया है फोर क्रिस्टल क्लास बोला गया है। इफ रेजिस्टेंस इज इम्पोज्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल इट विल हैव एक्सटर्नल सिमेट्रिकल शेप, बोल ये कोई खास का वो नहीं है, ठीक है। दूसरा बोला गया मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, ये भी गया। द शेप्स विल बी सिमेट्रिकल ओनली इफ इट पॉजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सही है। तो अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल तो हर तरीके से सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। जो क्रिस्टल में बोलते हैं, तो क्रिस्टल में हर डायरेक्शन में बढ़ते हैं सिमेट्री में ना, तो उसी बात की गई है यहाँ पे। तो 10th का सी हो जाएगा। 11th नंबर ट्राई कीजिए, 11th नंबर।
बहुत एनर्जी नहीं है यार आज, 3-4 दिन से बीमार था मैं। देखो जो 11th नंबर क्वेश्चन है उसमें थर्ड जो स्टेटमेंट है एब्सर्ड है वो। अ क्रिस्टल इज फाउंड बाय अ नॉन रिपीटिंग सेल इन यूनिट डायरेक्शन, ये गलत है। तो तीसरा आप काटते ही आंसर आपको मिल जाएगा बी। 11th का बी हो गया। ट्राई कीजिए 12th नंबर। 12th नंबर जो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो आंसर दे रहा हूँ मैं आपको 12th का डी आंसर है। 13 नंबर ट्राई कीजिए। अल्फा, देखो यार ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने बता दिया आपको कि एफसीसी के बारे में पूछा हुआ है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जिंक होता है वो एचसीपी होता है, जिंक होता है एचसीपी होता है। तो 4th नंबर काटिए, कहाँ से कट रहा है, ये गया। ठीक है, तो बचा हमारा ए बी। तो आपको बस चेक करना है फर्स्ट अल्फ़ा आयरन। अल्फ़ा आयरन बीसीसी होता है। देखो स्टार्टिंग में आयरन बीसीसी होता है, लेकिन एक 910 के बाद जब वो ऑस्टाइड बनता है तब वो एफसीसी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पहला गलत है, तो बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो 13 का बी सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 13 का, वही पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और 14 का आंसर डी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ट्राई कर लीजिए दोबारा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिए। तो यार सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ये तो याद ही करना। ट्राई क्लीनिंग में क्या, ट्राई क्लीनिंग में कुछ बराबर नहीं होता है, मतलब कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, कुछ बराबर नहीं होता, बराबर 90 भी नहीं होता। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, 15 का डी। अब 16 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार ये जो बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी 12th में पढ़ी होगी, तो उसमें यार केमिकल होता है, नहीं होता, मॉलिक्यूलर होता है, मेटेलिक उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर को। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। इसमें क्या रिसर्च करनी है, 16 का सी है ना। हाँ 17th करिए अब। सेवनटीन नंबर ट्राई कीजिए। देखो इन्होंने बोला हुआ है नेचुरल क्रिस्टल्स ऑलवेज कंटेन डिफेक्ट्स। अब बिल्कुल सही है, हमेशा डिफेक्ट्स होते हैं। उसी की वजह से ही, उसी की वजह से हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जैसे डिफेक्ट्स ये है कि जो हमारा कार्बन है वो डायमंड बन गया या कार्बन चारकोल बन गया। ठीक है, तो डिफेक्ट्स की वजह से ही होता है टोटली। और देख लो यार, तो इसमें बोला गया बिकॉज द डिफेक्ट्स में अफेक्ट कलर एंड कैन मेक अ क्रिस्टल अ वैल्यूएबल जेम। ये देखो जो पहला स्टेटमेंट इसमें है कि नेचुरल क्रिस्टल्स ऑलवेज कंटेन डिफेक्ट, इस इसका ये रीजन नहीं हो सकता जो नीचे वाला है। इस नीचे इसका रीजन ऊपर वाला हो सकता है, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो 17th का मेरा मेरा आंसर बी है। मैं बी मारूंगा, कहीं मारूंगा तो, लेकिन जो बुक है उसमें ए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा आंसर बी रहेगा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है इसीलिए। और 18 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग, 18 नंबर। देखो यार, इसे बोला गया कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज स्ट्रांगर देन ऑर्डिनरी वन। बिल्कुल सही है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो डिसलोकेशन हमारा जो मूव करती है उसको ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसको चलने नहीं देता है। उसे अगर चलने नहीं देगा अगर डिसलोकेशन को, मतलब मटेरियल हमारा हार्ड हो गया, क्योंकि उसको डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो नीचे क्या रीजन दिया है, पूरा पढ़ते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी वन बिकॉज क्रिस्टल्स इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ सही है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, इसी वजह से जो डिसलोकेशन का मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो 18 का ए होना चाहिए, इन्होंने बी दिया है, मेरा आंसर फिर ए है, इनका बी है, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में लग चलता है, और ज़रूरी नहीं इनका सही हो बुक वालों का। मैंने यूपीएससी से काफ़ी मैच कराया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने मैच कराए 2013 से लेके 19-20 तक, बहुत वेरिएशन आता है ए बी वाले ऑप्शंस में, ठीक है। कभी कभी तो यूपीएससी वालों का इतना एफर्ट होता है कि मान नहीं सकते हो, कुछ भी दे देते हैं वो भी, और कुछ भी देते हैं ये लोग भी, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। आप 19th नंबर ट्राई कीजिए, 19th नंबर। जो तो बुक में जो तो आंसर दिया होगा ना, मैं वो साइड में वही लिखता हूँ बस, और अपना आंसर मेरा अगर वेरी करता है मैं उसे बता देता हूँ ड्यूरिंग द वीडियो कि ये मेरा कुछ और आ रहा है और उनका कुछ और है। आप 19th नंबर ट्राई कीजिए। तो 19th नंबर जो क्वेश्चन है एकदम बकवास क्वेश्चन है। इन्होंने कह दिया मोस्ट ऑफ द मटेरियल एग्जिस्ट इन सिंगल क्रिस्टल, इतना बकवास है ना। तो 19th का डी हो जाएगा। 20th नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें सिंपल मिलर इंडिसेस पूछा हुआ प्लेन का, तो प्लेन का बता चुका हूँ, मेरे रेसिप्रोकल करना होता है। पहला इंटरसेक्ट देख लो, एक्स पे 1 इंटरसेक्ट है, वाई पे इंटरसेक्ट 1 है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और जेड पे है ही नहीं, मतलब इन्फानाइट पे होगा। तो ये हमारा था, इसका रिवर्सल में लिया तो 1 0 हो गया, तो 20 का बी हो गया, ठीक है। 21 नंबर ट्राई कीजिए। तो एलोट्रॉपी की बात की है, एलोट्रॉपी का मतलब यार वही होता है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या क्या बोलेंगे उसको, हाँ, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, डी सी। 21 का सी। 22 ट्राई कीजिए। देखो देखो इन सब क्वेश्चन में कोई बहुत हो नहीं है, जिसको आता आता नहीं आता नहीं आता, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल बेसिस पे है, तो बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैं। तो इसने बोला गया मिरर इमेज की बात की गई है। देखो अगर बोलता सेपरेट करने के लिए तो वहाँ ग्रेन बाउंड्री आंसर था सिंपल, लेकिन यहाँ मिरर इमेज की बात कर दी गई, यहाँ ट्विन बाउंड्री आएगा, ठीक है। तो 22 का डी हो जाएगा, डी है भी, ठीक है। 23 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई क्वेश्चन 23। 23 ट्राई कीजिए। देखो इसमें पूछा गया है सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि कौन सी चीज़ें जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगी इन टू मेटल्स। तो सिंपल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी से अफेक्ट करेगा, केमिकल एफिनिटी भी, रिलेटिव साइज भी, वैलेंसी, सब कुछ अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी हमारा 23 का। ये 25 में ट्राई कीजिए। तो 24 का जो शॉर्ट की इफेक्ट पूछा हुआ है, तो शॉर्ट की में क्या होता क्या है कि जो एनायन और कैटायन कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उससे गायब हो जाता है, ठीक है, गायब, मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट आएगा आंसर 24 का ए इसमें। और अगर फ्रैंकल होता है तो उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि उसमें जो एनायन से कैटायन को, एनायन या कैटायन जो होता है वो वॉइड में जाके छिप जाता है, ठीक है। तो 24 का ए हो गया। 25 नंबर ट्राई करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ स्क्रू डिस्लोकेशन की बात की गई थी। स्क्रू में हमारा पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल होता है और क्लैम्पिंग होती है उसमें। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल ही है। तो पैरेलल टू द डिस्लोकेशन लाइन मेजर वेक्टर 25 का सी सही है। 26 नंबर ट्राई कीजिए। 26 नंबर ट्राई कीजिए। देखो उसमें क्लाइंबिंग की बात की गई है। तो क्लाइंबिंग होता ही है ना, कि जो मुझे लगता है कि दो प्लेन्स रहते हैं, स्लिप प्लेन्स, ऐसे ऐसे मान लो, स्लिप ऐसे नहीं, मान लो कि ऐसे स्लिप प्लेन्स है यार, ये मान लो, ठीक है। तो इसमें से इसमें क्लाइंब हो जाता है, ठीक है। तो जो मुझे जो आंसर लगता है बेसिकली, वो लगता है कि डिसलोकेशन मूव्स परपेंडिकुलर टू द स्लिप प्लेन। ये स्लिप प्लेन ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर मूव कर जाएगा। लेकिन मैंने काफ़ी बुक्स में इसको देखा, लेकिन इसमें सारी बुक्स में आंसर एक ही दिया हुआ था, ये वाला। डिसलोकेशन मूव्स फ्रॉम अ स्लिप प्लेन टू अनदर स्लिप प्लेन। तो दोनों सेम चीज़ें ही लग रही हैं मुझे, लेकिन इस हर जगह आंसर ये दिया हुआ है डी। तो अब डी मारिएगा, कहीं कहीं भी आए तो। ये याद करने वाली चीज़ है, उसमें क्या ही समझा सकते हैं, कोई साइंटिस्ट तो बता सकता है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जो 27 हो गया होगा आप लोगों से। देखो यार, गोल्ड मैंने बताया था अभी ना, गोल्ड जो होता है वो एफसीसी होता है, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों एफसीसी होते हैं। एफसीसी मतलब ब्रिटल डक्टाइल होते हैं, कितना भी आप खींचोगे गोल्ड को ना, वो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए तो उससे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। और एक और खासियत होती है उसमें कि उसमें जंग नहीं लगती है, इसलिए उतना महंगा है। ठीक है, तो 27 का बी हो गया। 28 ट्राई कीजिए। 28 नंबर ट्राई कीजिए। ये भी सिंपल ही है। ये पहला स्टेटमेंट जो इनका है कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द मेटल एनवायरमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ऐसा कुछ नहीं है, एटॉमिक वेट सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो 28 का डी हो जाएगा, ये एब्सर्ड एब्सर्ड दिया हुआ है लाइन। 29 नंबर ट्राई कीजिए। 29 नंबर। तो मैंने जो क्वेश्चन काट रखे हैं ऐसे से ना, उसका मतलब है कि इसको कभी ट्राई नहीं करना है। मतलब मैंने लगाया हुआ है पहले कई कई बार, तो उस हिसाब से मैंने काट दिया कि इसमें टाइम देना ही नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है सब, रिपीटिशन सब होता है। तो 29 में पूछा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द स्क्रू डिस्लोकेशन। तो स्क्रू है तो मैंने बता दिया, इसमें पैरेलल बताया था मैंने, ठीक है। बी इज पैरेलल टू टी, ठीक, कहाँ पे पैरेलल है, ये आपका आ गया बी ऑप्शन। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि अगर बोलता कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिस्टल्स उसको सेपरेट करना है तो वहाँ ग्रीन बाउंड्री आएगी, लेकिन वहाँ बोल दिया था इमेज की बात कर दिया गया था, इसलिए वहाँ ट्विन बाउंड्री आ गई थी, ठीक है। तो ग्रीन बाउंड्री आंसर इज सी। 30th का सी। 30th का सी आंसर है। मिनट हो जाएगा यार, आंसर मैच नहीं करा पा रहा हूँ मैं। हाँ, 30th का सी आंसर है, ठीक। आप 30, जो जो 31 क्वेश्चन नंबर है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। 31 का आंसर आपका सी है। 32 ट्राई कीजिए।
तो ये जो रोम्बोहेड्रल है, तो मैंने जो याद किया हुआ सीक्वेंस ना वैसे याद किया हुआ है, कटो रहमत, कटो रहमत। तो यहाँ 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 ए बी सी, एक कटेगा या दो कटेंगे, यहाँ कोई नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 90, सी होना चाहिए आंसर 32 का। ये आपको रट्टा ही सी नहीं बी, एक मिनट, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हाँ सही है, बी होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा मैं कल लिखता हूँ, मुझे याद आ जाता है। आप लोग भी वैसे याद करिएगा, मतलब आप वरना बना लेना पैटर्न, ऐसा पैटर्न बनाना कि एक एक सिमेट्री वे में ये चेंज हो, या एक कांस्टेंट रहे एक चेंज होता रहे, ऐसा बनाना है कुछ। ठीक है, तो याद हो जाएगा आसानी से। 7 होते हैं इसके लिए, और पॉसिबल होते हैं हमारे 14 टाइप के होते हैं, और एस सी बी सी सब मिला लिया जाए तो। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। ये 32 का बी हो गया, 33 ट्राई कीजिए। देखो यार, इसमें बोला गया है कि पैकिंग डेंसिटी, तो पैकिंग डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एच सी पी एफ सी सी की 74%, बी सी सी की होती है 68%, और सिंपल क्यूबी की शायद 54% होती है, और डायमंड की होती है 34%। ठीक है, तो शायद क्यूबी का मैं भूल रहा हूँ, 54 ही होता है शायद। तो ध्यान, अब आप लोग रिवाइज कर लेना कहीं से, लेकिन वो मैच करा लेता हूँ मैं। हाँ, 52% होती है, 52%। ओके, तो देखो असेंडिंग बोला बोला मतलब इंक्रीजिंग टर्म में, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए एफ सी सी, एफ सी सी आगे है ये, तो सी आंसर हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक देन बी सी सी देन एफ सी सी। तो 33 का सी। 34 ट्राई कीजिए। 34 ट्राई कीजिए। तो मैंने अभी बताया था ना कि जो जो हमारे जो डिसलोकेशंस होती हैं या ब्लॉक्स के अगर आगे मूव करते हैं उसी को हम स्लिप कहते हैं बेसिकली। तो स्लिप आंसर मार दो क्या, ये सब वैसे ही क्वेश्चन है। 34 का सी हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। 35 ट्राई कीजिए। ये देखो, ये याद करना है यार, ये पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, ये आप याद कर लो, GB² इसका आंसर है, और कहीं दिख जाए किसी पेपर में तो मार देना है ये। ठीक है, तो GB², तो 35 का आंसर आपका है बी। मैंने रटा हुआ ही है ये सब। एक और क्वेश्चन आता है 2n-1 वाला, वो भी मैंने रटा हुआ है। रटना ही एक ऑप्शन है। अब आप 36 ट्राई कीजिए। देखो, प्लेनर डेंसिटी की बात की है, मैं प्लेनर डेंसिटी की बात की है, तो इसका मतलब होता है कि एक प्लेन पे कितने जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन एरिया उसका। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 हो गए कॉर्नर्स पे, तो 4 का 1/4 प्लस एक जो सेंटर पे है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और हमारा जो एरिया आएगा एक साइड का तो A², तो 2/A², तो 36 का बी हो गया। 36 का बी। 37 करिए। 37 ट्राई कीजिए। देखो यार, हमें ट्राइक्लिनिक का पता नहीं है, लेकिन इन तीनों का पता है ना, तो इन तीनों का चेक करते हैं। तो बी सी सी देखो, सिंपल क्यूबिक का होता है H/2R, बी सी सी का होता है √3/4R, ये मैं बता चुका हूँ सब चीज़ें, और एफ सी सी का होता है √2/4R। तो इसको सॉल्व करने पे A B D तो सही है, लेकिन गलत पूछा हुआ सी ही गलत होगा, और सी का हमें पता भी नहीं, सी मार देंगे आंसर। ठीक है, 38 करिए, 38 नंबर।
तो जो जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर होता है उसमें जो जिंक होता है, जिंक क्या सल्फर, जिंक होता है शायद, जिंक होता है वो जो एक कॉर्नर, जो कॉर्नर पे सल्फर होगा और क्या समझाया आप याद कर लो, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम्स के बीच में होता है फिट एक इंटरस्टिशियल पे, ठीक है। तो 38 का ए, एनर्जी नहीं यार, दवाई खाई मैंने अभी जस्ट। 39 ट्राई करो। देखो एफसीसी और एससीपी में जो जो सेम सिमिलरिटी होती है वो ये होता है कि दोनों ही क्लोज पैक्ट है, दोनों की एफिशिएंसी जो एटॉमिक फ्रैक्शन है वो 74% है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है। तो बोथ है सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, सही है ये पहला ऑप्शन। बोथ रिप्रेजेंट क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सही है ये। बोथ स्ट्रक्चर्स आर जनरेटेड बाय स्टैकिंग ऑफ क्लोज पैक्ड प्लेन्स ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर बट ओनली द स्टैकिंग सीक्वेंस इज डिफरेंट, ये भी सही है। स्टैकिंग सीक्वेंस अलग अलग होता है, इस ए बी, कभी कभी ए बी होता है, कभी कभी ए बी सी होता है, ठीक है। तो आपका तीनों ही सही लग रहा है मुझे। 39 का सी होना चाहिए, 39 का सी सही है। हाँ सही है। 40 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई क्वेश्चन नंबर 40। हाँ यार, अगर कुछ गलती हुआ करे ना तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं भी टीचर तो नहीं हूँ सब्जेक्ट का, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ एक तरीके से। ओके, तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन, सॉरी यार, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 40। जो 40वां स्टेटमेंट है इसमें कई बार नॉट नॉट लिख दिया, ठीक है, ये बात ध्यान से पढ़ना है इसको। अनलाइक भी कह दिया, नॉट भी कह दिया, लोग उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। देखो इन्होंने कहा है कि नॉट कंट्रोल्ड बाई रेडियाई रेशियो, ठीक है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में काफ़ी मैटर करता है सब चीज़ें, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन लेते लेते तो है नहीं, उसमें जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो sp2 जो बनता है उसमें काफ़ी इफेक्ट आता है उसका, ठीक है। तो ये एब्सर्ड है। 40 का डी हो जाएगा। 41 करिए। देखो ये स्क्रूड स्लोकेशन की बात की गई है, तो लाइस पैरेलल टू द पैरेलल होता है स्क्रू में, ठीक है, पहला सही है। परपेंडिकुलर ये गलत हो गया, दूसरा, तो ये दूसरा ज़्यादा ही गया, ठीक है। तो थर्ड देखो, मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इस बर्जर वेक्टर, ये सही है, ठीक है, मूव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बर्जर वेक्टर। और चौथा जो स्टेटमेंट तो फर्जी है, बस इंक्लाइंड कोई मतलब ही नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो ये काट दो आप। अगर आपको ये पता भी नहीं था थर्ड वाला स्टेटमेंट तो आप फोर्थ पढ़ते कैंसिल कर देते उसे, थर्ड अपने आप सही हो जाता। तो आपका आंसर सही हो गया 13, मतलब बी। 41 का बी सही हो गया। आपको अब 42 ट्राई करना है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो ट्राई करना है आपको, 42 नंबर। देखो हमने अभी ये क्वेश्चन किया था कि जो ग्रेन मैंने बताया था उस टाइम कि सरफेस ग्रेन बाउंड्री लिखा हुआ है तो उसको हम सरफेस डिफेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये 42 का भी हो जाएगा। 43 नंबर ट्राई कीजिए। 43 जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का रिपीटिशन है,
तो इसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ 43 का, जो कि बी है आंसर। ठीक है, अब आप करिए 44 नंबर। 44 मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया था कि HCP और FCC दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो 44 का सी हो गया। 45 नंबर ट्राई कीजिए। देखो 45 जो रटना ही है। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 2 - 1 ये रटना है आपको, और GB² 2 मटेरियल साइंस में इस चैप्टर में रटना ही है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये याद कर लो, बी। 45 को बी। और जिसको लॉजिक पता हो इसका बता देगा मुझे, मैं भी जान जाऊँगा। ठीक है, एंड 46 नंबर जो भी रिपीटिशन ही है क्वेश्चन, लेकिन आप कर लो ट्राई एक बार। देखो जिंक मैंने बताया था आप लोगों को, HCP होता है। सिल्वर सोना चांदी प्लेटिनम सारे FCC होते हैं। तो सी को मिलाइए 4 से, डी को मिलाइए 2 से, इतने से हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको जानना है तो अल्फ़ा आयरन जो होता है वो होता है BCC। ठीक है, अल्फ़ा आयरन BCC होता है। और उसको हम अगर कितने से 910 या 725 से अगर गर्म करते हैं उतना, 910 शायद होता है। ठीक है, वहाँ पे वो वहाँ पे FCC हो जाता है वो। ठीक है, तो अल्फ़ा आयरन में BCC होगा। तो आप इतने से आंसर जान ही गए हो यार, डी आंसर है। ठीक है, 46 का डी हो गया। 47 में ट्राई कीजिए। 47 नंबर टेट्रागोनल की बात की गई है, टेट्रागोनल की। मैंने बताया था ना, कट्टो रह मत। तो यहाँ पे होता है जो A=B=C, अल्फ़ा=बीटा=गामा=90। तो ये काफ़ी होता रहेगा 3 तक। ठीक है, 3 तक। और यहाँ लगातार एक बार ऐसे आएगा, 2 बार ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ किसके बारे में? टेट्रागोनल, मतलब यही है टेट्रागोनल। तो A=B बट B=C, B=C एंड अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा बी। 47 का बी। 47 का बी है भी सही है। 48 नंबर करिए। देखो यार, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बोला गया है, यहाँ कॉपर की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था निकिल कॉपर एल्युमिनियम सोना चांदी प्लेटिनम, 4 होते हैं, 6 होते हैं FCC। ठीक है, तो FCC अगर है तो सिंपल है यार, फिर 74%। ठीक है, तो 48 का सी। 49 करिए। देखो मिलर डिस्टेंस पूछा हुआ है प्लेन का, फिर से प्लेन मतलब रेसिप्रोकल। तो प्लेन का इंटरसेक्शन देखो ये है, एक्स जो है कट कर रहा है -1 पे, मतलब पीछे जाके कट कर रहा है। ठीक है, -1। और वाई जेड को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी हो गया है। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आप, तो अगर नेगेटिव रहता है तो 1 के ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, ऐसे। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। 49 का बी। 50 नंबर ट्राई कीजिए।
दो ए बी फार्मूले यार नहीं ये देखो गिब्स का जो फार्मूला होता है पी एफ इजकल टू सी प्लस टू होता है, ठीक है। तो ये आप मैच करा लो कहाँ पे है, पी एफ और सी प्लस टू डी में आ रहा है, ठीक है। 50 का डी हो जाएगा, 50 का डी सही है। ट्राई करिए 51 नंबर। ये फर्जी क्वेश्चन, इसको मत करो, ये मैं कई बार करा भी चुका हूँ। इसका आंसर उन्होंने ऐसा दिया है ना कि दिमाग में खराब होगा। 51 का आंसर सी ले लो आप, मत करना इसको यार। वो सेम दे दिया, यहाँ से यहाँ 74, यहाँ 74, किसको किससे मिला है अब उसी में आगे पीछे कर रहा है, उसी में मजा ले रहा है। अलग ही दुनिया चल रही है इनकी, ठीक है। अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई करो। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो ट्राई करिए आप। इससे बोला गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एलॉय में यूजफुल तब होते हैं जब हम रोलिंग करते हैं, ठीक है। रोलिंग करते हुए यूजफुल है क्योंकि हम रोलिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को हमने डिफॉर्म किया, तो हम चाहेंगे जिस फॉर्म में वो गया है उसी फॉर्म में रह जाए, ठीक है। वो रिकवर न कर ले, अगर रिकवर कर लिया कोई मतलब क्या रह गया फॉर्मिंग रोलिंग सब करने का। तो वही वो यूज़फुल है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये सही है, स्टेटमेंट सही है। और रीजन पढ़ लो आप, प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन इन मेटल और एलॉय इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। ये तो बता ही चुका हूँ आपको कि डिसलोकेशन के मूवमेंट को हम स्लिप कहते हैं, ठीक है। तो ए असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन नहीं है, ठीक है। रीजन इसका ये हो सकता है कि बिकॉज वी डोंट वांट कि ये रिकवर करे, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। 52 का बी हो जाएगा। 53 ट्राई कीजिए। देखो जो 53 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, रिफाइनिंग द ग्रेन साइज ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल रेंडर्स इट हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। हार्डर स्ट्रॉन्गर मतलब ये होता है ना, जब डिसलोकेशन मूव करती है ना, अगर उसको किसी ने रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब किसी ने रोक दिया, तो उसे कहते हैं हार्डर या स्ट्रॉन्गर। और ये काम करती हैं हमारी बेसिकली ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो और नीचे क्या लिख दिया इन्होंने, ग्रेन बाउंड्री प्रोवाइड इजी पाथ टू डिसलोकेशन मोशन। गलत है, ग्रेन बाउंड्री तो रोकती है उसको, तभी तो मटेरियल हमारा हार्ड या स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये एब्सर्ड है रीज़न। तो 53 का सी हो जाएगा। 54 ट्राई कीजिए। ट्राई 54। देखो देखो यहाँ कन्फ्यूज मत होना है। देखो जैसे क्रोमियम दिया हुआ है ना, तो इसको इसमें ये मत ढूंढने लगना कि HCP नहीं है, कहीं HCP मिला दें। HCP तब होता है जब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो, 20 से ऊपर जाते ही हो जाएगा वो आपका BCC, ठीक है। तो BCC से मिलाओ, क्योंकि हमें हमारे पास ग्रेफाइट है, ये HCP होता है, ये और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ग्रेफाइट को HCP से मिलाना ही मिलाना है। और लेकिन क्रोमियम के पास हमारे पास ऑप्शन हैं, हम BCC से मिला सकते हैं, HCP से भी, लेकिन हमें ऑप्शन मैचिंग करानी है, तो जो सुटेबल होगा वो करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने किया है, तो 32 41 आ गया, ठीक है। 32 41 मतलब बी। 54 का बी सही है। 55 नंबर ट्राई कीजिए। 55 नंबर।
यहाँ यहाँ डायरेक्शन की बात की हुई है, यहाँ पे हम रिवर्सल नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप देख लो कि ये डायरेक्शन यहाँ से निकली और इसने कट किया इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स का हमें हाफ चलना पड़ेगा, वाई का हमें फुल चलना पड़ेगा, और जेड में जाना ही नहीं है, मतलब जेड में 0। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दो तो 1 2 0 आ जाएगा डबल ब्रैकेट में, ठीक है। तो 1 2 0 कहाँ पे है, सी। देखो इसमें कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन मैंने बना दिया इसको, सी को 1 2 0 55 का सी, और 56 करिए। और जो 56 नंबर क्वेश्चन है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है और कहीं सही वही है नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया है घोष एंड मलिक से, उसके हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसका आंसर क्या ही लेकर करोगे, गलत है, मैं बता दे रहा हूँ मैं। तो लेना लो, 56 का आंसर ऑफिशियली दिया, मतलब बुक ने दिया हुआ है ऐसी, लेकिन मैंने घोष एंड मलिक से मैच कराया हुआ है, वहाँ से बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे क्रिस्टल इनपरफेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये मैंने घोष एंड मलिक से पढ़ा हुआ है। तो आप 56 का बी मान लो आंसर। बी क्या, बी मैं बता रहा हूँ, और सी दिया हुआ है बुक में, जो बुक में दिया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, सी 56 का सी। आप 57 में ट्राई करो, और मुझे अगर मानना होगा टिक ना पेपर में, मैं 56 का बी ही मारूंगा टिक, ठीक है। और आप 57 में ट्राई करिए। जो कोल्ड वर्किंग में डिसलोकेशन का मोशन होता है, इसलिए इस वजह से वहाँ पे हार्डनिंग होती है, ठीक है। हार्डनिंग एक्सटेंज जो भी उसको मिलती है। तो 57 का सी, ये आपने पढ़ा होगा जब फॉर्मिंग, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया होगा वहाँ आपको। 57 का सी हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा हीट ट्रीटमेंट का, उसमें 45 क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे जल्दी से, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन वो भी वही आ गया काफ़ी वैसा टाइप का। ट्राई कीजिए पहला क्वेश्चन। देखो यार, ये जो है ना, इसको हम एनिली क्या कहे समझ नहीं आता मुझे। बेसिकली अगर थोड़ा केयरलेस अगर देखा जाए तो इसको एनिलिंग कह सकते हैं, लेकिन एनिलिंग अगर कम्प्लीटली अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, एनिलिंग नहीं है, क्योंकि एनिलिंग के लिए जो हमारा स्पेसिमेन है उसको अपर, क्या बोल रहे हैं, स्टील है ना, तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया क्या है। अगर स्टील बोल रहे हैं मतलब कि लोअर साइड वाला है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपर क्रिटिकल तो है नहीं 780, ठीक है। तो लेकिन हम अगर मान भी लेते हैं, तो टफनेस और सॉफ्टनेस दोनों से एक हार्ड आंसर आएगा। मतलब हमारे एनिलिंग होता है उससे टफनेस बढ़ती है, डक्टिलिटी बढ़ती है। सॉफ्टनेस कोई अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने आंसर दिया हुआ है सॉफ्टनेस। मैंने दूसरी बुक में चेक किया तो उन्होंने आंसर दिया हुआ था टफनेस, और जो मैं आंसर मारूंगा वो मारूंगा उसको, मैं उसमें टफनेस ही मारूंगा मैं, ठीक है। और जो इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसको बता दे रहा हूँ मैं, वो दिया हुआ है सी, ओके। मैं ए मारूंगा अगर मुझे मारना होगा तो। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन कुछ कर नहीं सकते हैं यार, ये कन्फ्यूजन होते ही हैं। और इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं होती कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार। 1-2% है सब। 5,000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसका कि 1-2% आएगा ये, बस ये सब फर्जी चीज़ें जो हैं कन्फ्यूजन वाली। आप सेकंड नंबर ट्राई कीजिए। देखो दूसरा जो है उसमें पहला बोला गया है कि क्वेंचिंग करने से स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस बढ़ती है, सही है। दूसरा बोला गया है कि जो हमारे केस हार्डनिंग मेथड है उसमें जो उससे हमारा जो कंपोनेंट होता है उसमें हम डालते हैं कुछ कार्बन डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, उससे हमारी हार्डनेस बढ़ती है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये भी सही है। तीसरा बोला गया है कि अगर कोई इंटरस्टिशियल में कोई जाके मॉलिक्यूल जाके रह गया तो उसको इंटरस्टिशियल एलॉय कह देंगे, या तो
हाँ ये लॉ के तीनों ही सही है स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट्स हैं सब। तो सेकंड का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आप थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कीजिए, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है जिससे पहुंचने पे ग्रेन का रिफाइनमेंट, मतलब अलग तरीके से ग्रेन बनना शुरू होती है। जो मान लो डिफॉर्मेशन हो गया, जो स्ट्रेस्ड ग्रेन होंगी जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, रेजिडुअल स्ट्रेस होगा, उसको छोड़ के अलग तरीके का ग्रेन बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो यही इसमें है, न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगिन टू फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड डिफॉर्म्ड वंस व्हेन दैट स्ट्रेन मेटल इज हीटेड। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, थर्ड का बी। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए, फोर्थ नंबर। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि ऑस्टेनाइड जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन कब रह जाएगा। सिंपल सी बात है यार, हमारा मार्टेसाइट बनना शुरू हुआ लेकिन पूरा खत्म हो ही नहीं पाया, तो वही ऑस्टेनाइड रिटेन रह जाएगा। तो वही जो हो रहा है डी ऑप्शन, फिनिशिंग टेम्परेचर ऑफ मार्टेसाइट फॉर्मेशन इज बिलो रूम टेम्परेचर, तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली होता है ऑस्टेनेटिक स्टील में, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में, उसमें निकिल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास होता है, और निकिल की वजह से जो हमारा मार्टेसाइट स्टार्ट टेम्परेचर है वो बिलो रूम टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही होता है, यही केस होता है। तो फोर्थ का डी हो जाएगा। फोर्थ का डी है ना। हाँ, फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो सिंपल है, जो आयरन कार्बन डायग्राम डायग्राम हमारा होता है वो होता है इक्विलिब्रियम डायग्राम। हम हर एक कंपोजिशन में जाके टेम्परेचर देख सकते हैं, हर एक कंपोजिशन में जाके हम वेरिएशन देख सकते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम डायग्राम है। लेकिन जो ट्रिपल टी हम जो ड्रा करते हैं उसमें टाइम टाइम टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ठीक है, तीनों चीज़ें देखते हैं उसमें, किस कंपोजिशन पे कितना कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान सकते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रिपल टी वाला है वो नॉन इक्विलिब्रियम है, और जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का सी सही है, फिफ्थ का सी। आप ट्राई कीजिए, सिक्स नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार सिंपल है कि जो हीट ट्रीटमेंट है ओनली इन सम केसेस है। अगर कार्बन का कंटेंट बहुत कम हो गया तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कूलिंग रेट इंपॉर्टेंट है, हाँ सही है, अगर इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत तेजी से करेंगे मार्टेसाइट बनेगा। आप जानते ही हो तभी तो ट्रिपल टी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो सी कर्व होता है, एस कर्व होता है, कुछ ही बोलते हो उसको। तो पहला दूसरा भी सही है। तीसरा है कि किस टेम्परेचर पे चेंजेस स्टार्ट होते हैं स्टील में। तो वही जो हम जो बनाते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, तो जो नीचे वाला ये वाला होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यहीं से तो चेंज होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फिफ्थ का डी हो जाएगा। सारे सिक्स स्टेटमेंट, अच्छा सिक्स का डी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं। सेवन्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो सेवन्थ क्वेश्चन नंबर है वो ट्राई कीजिए। तो सेवन्थ बोला गया है कि किसी स्टील स्पेसिमेन को आप ऑस्टेनेटिक रेंज तक हीट कीजिए, उसके बाद स्लो कूलिंग कीजिए फर्नेस, इसी को तो हम एनीलिंग कहते हैं। और एनीलिंग में जो अगर स्लो कूलिंग करोगे ना तो जो ग्रेन्स होंगे वो कोर्सर बनेंगे। ठीक है, यहाँ फाइन बोल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट टू। तो सेवन्थ का सी हो जाना चाहिए। एट्थ नंबर ट्राई कीजिए। ये बताने का, ये बाहर से क्वेश्चन है, ससेसिबिलिटी ये सब नहीं पता है कि आप अगर रटना चाहो रट सकते हो इसका आंसर।
8 का आंसर ए दिया हुआ है। ससेसिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड आउट ऑफ सिलेबस है, मैं आंसर दे रहा हूँ इसको, 8 का ए आंसर है। ठीक है, आप 9th नंबर ट्राई करिए, 9th नंबर। जो यहाँ ट्राई करिए आप लोग। देखो इसमें पूछा हुआ है सीमेंटाइड के बारे में, तो सीमेंटाइड निकालना है तो सिंपल होता है कि हमारा ये वाला सेक्शन अपॉन टोटल ओलिवर रूल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ यहाँ जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है लेकिन उसकी वैल्यू जीरो के अप्रॉक्सीमेट होती है, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ कभी भी कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत अंतर नहीं आता उससे। ठीक है, तो इस जो हमारा सीमेंटाइड वैल्यू है यही आएगी 0.8 माइनस जीरो, मतलब ये सेक्शन अपॉन में टोटल 6.6 माइनस जीरो, तो हमारा आ रहा है ये आंसर आ जाएगा 12% के आसपास, 0.12 आएगा तो 12% हो जाएगा। ठीक है, तो 9th का सी हो गया। 10th नंबर ट्राई कीजिए। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10th कोबाल्ट के बारे में, कब कब एचसीपी होता है, कब एफसीसी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं इनके, लेकिन रीजन ही नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अ रीज़न। तो 10th का मेरे पास बी होना चाहिए और उन्होंने बी दिया भी है, सही है। 10th का बी हो गया। ट्राई करिए 11th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। तो यहाँ बोला गया है ना कि अगर आप सॉल्ट मिला देते हो पानी वानी में तो कूलिंग रेट बढ़ जाता है। हाँ, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि ब्राइन का जो कूलिंग रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कूलिंग रेट तो बढ़ता है, लेकिन इससे दिक्कत ये आती है बहुत तेज़ कूलिंग रेट होने की वजह से वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे तो ये क्रैक्स आते हैं, रिड्यूस नहीं होते हैं, यहाँ इन्होंने रिड्यूस बोल दिया है। तो स्टेटमेंट जो है बी वाला कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, तो 11th का सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12th नंबर ट्राई कीजिए। 12th नंबर जो है हमारा सिलेबस में नहीं है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। और 13 नंबर ट्राई करो, मैं आंसर दे दे रहा हूँ 12th का। 13 नंबर ट्राई कीजिए, 13 नंबर। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला है कि जो प्रोटेक्शन देना है अगेंस्ट फ्रैक्चर। तो सिंपल सी बात है यार, नोचेस नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम एकदम घुमा हुआ, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। और बेटर सरफेस होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होनी चाहिए सरफेस पे। ठीक है, और थर्ड दिया इंट्रोड्यूस रेजिडुअल टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल कभी नहीं देते हैं किसी भी केस में, हमेशा प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रेसिव देना भी होगा तो। ठीक है, रेजिडुअल देना होगा तो ये एब्सर्ड है। तो ये जाते ही ये चला गया, तो आपका आंसर डी हो गया, 13th का डी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14th। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कूलिंग मीडिया फॉर डिक्रीजिंग कूलिंग रेट, मतलब सबसे
डिग्री में घटते हुए क्रम में लिखना है तो मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा पैटर्न होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, वो करता है ब्रायन, ब्रायन करता है, ठीक है। ब्रायन कहीं पे है, ब्रायन कहीं पे है ही नहीं। तो सबसे कम कौन करता है, एयर। तो एयर सबसे कम करता है, पीछे एयर लिखा हुआ है यहाँ पे डी ऑप्शन में, तो यही मार दो डायरेक्ट, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 14 का डी हो गया। तो इसमें अगर आप अंदर पढ़ोगे डिटेल में तो कन्फ्यूज जाओगे आप। बस आपने अगर ये देख लिया कि एयर दिया हो तो एयर सबसे कम होगा, सिंपल सी बात है यार। किसी भी गर्म चीज़ को खुले हवा में छोड़ दो और उसी उतने गर्म चीज़ को हम तेल में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं, तो तेल या पानी वाला जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि जो एयर है उसका 1.005 स्पेसिफिक हीट है, और वाटर का हमारा होता है कितना, वाटर का बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, इससे 4.2 होता है शायद, हाँ 4.2। और इस ये वो पर केजी है, पर केजी जुटाने में ज़िंदगी लग जाएगी, बहुत मतलब बहुत दिन लगता है एयर, ठीक है, पर केजी में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 का। आप 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है चेंज इन कंपोजिशन। कंपोजिशन चेंज कब होगा, जब आप कुछ बाहर उसमें ऐड करते हो। ऐड किस में करते हैं, कार्बोनाइजिंग में करते हैं, नाइट्राइटिंग में करते हैं, साइनाइडिंग में करते हैं, और कहीं चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्लेम हार्डनिंग हो गया, उसमें गर्म करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग उसमें भी गर्म करते हैं बस, ठीक है, और कुछ उसमें डालते नहीं हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग आप ऑप्शन काट दो, तो फोर्थ काट दे ही सी ऑप्शन बच गया 15 का। सी 16 नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई 16 नंबर। जो तो 16 नंबर है 0.85 बोला हुआ है कार्बन के लिए, तो मेनली हमारा 0.8 होता है, लेकिन कहीं कहीं 0.78 भी देते हैं, कहीं कहीं 0.85 भी देते हैं यूटेक्टाइड पॉइंट के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर 0.85 से कम बोल रहे हैं मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि यूटेक्टाइड से कम लेना है। तो यूटेक्टाइड से अगर कम होते हो तो वहाँ पे एक तरफ पड़ता है क्या, फेराइट, एक तरफ, और इधर पड़ जाएगा परलाइट, फेराइट प्लस परलाइट बन जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 का, सी सही है। 17 नंबर ट्राई कीजिए। देखो 17 नंबर भी कुछ खास नहीं है यार। तो इसमें बोला गया अगर स्टील को आप गर्म करोगे तो सिंपल सी बात है, उसमें जो रिलीव स्ट्रेसेस होंगे वो रिलीव हो जाएंगे। और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो डक्टिलिटी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी या टफनेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो सही सही किया था मॉडिफिक। और फिर मेन चीज़ डिपेंड करके आप कूलिंग किस रेट से कर रहे हो, ठीक है। और कूलिंग अगर आप बहुत तेज़ रेट से कर दोगे तो मार्टर साइड बन जाएगा, हार्डनेस इतनी हो जाएगी कहने की बात नहीं। कूलिंग आप फर्नेस में ही कर दोगे टफनेस बढ़ जाएगी। कूलिंग अगर आप करते हो इन द एयर तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करेगा कूलिंग पे ही, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर ट्राई कीजिए। दो जो 18 नंबर क्वेश्चन, इनका कहना है कि कार्बोनाइजिंग हम उसके लिए कहते हैं जहाँ करते हैं जहाँ पे हमें वियर रेजिस्टेंस चाहिए होता है, सही रूल का है। और दूसरा जो कहा है कि बिकॉज कंपोजिशन ऑफ सरफेस लेयर आर चेंज इन कार्बोनाइजिंग। तो ये यार ए भी मार सकते हो, बी भी मार सकते हो, लेकिन मुझे इसमें मोस्ट टेबल बी लगता है, क्योंकि इसका रीजन ये होना चाहिए ना कि अगर हम कार्बन एड ऑन करते हैं किसी भी सरफेस तो उसका उसका जो वियर रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, ये लिखना चाहिए इन्हें। इन्होंने क्या लिखा है, बस कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है। ये बहुत कन्विंसिंग आंसर नहीं इन्होंने दिया, लेकिन उनका देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। 18 का बी, हाँ बी दिया है, सही है। मुझे लगा तो ये दिया होगा, पता नहीं कहाँ से लग रहा था मुझे।
बी दिया है। 19 नंबर ट्राई कीजिए, कौन सा करेक्ट नहीं है नॉर्मलाइजिंग के लिए। देखो जो नॉर्मलाइजिंग होता है उसमें ग्रेन साइज नहीं बढ़ता है। ग्रेन साइज क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि हम जो उसकी जो कूलिंग होती है वो हम ओपन एयर में करते हैं। तो जो बाहर का जो बाहर का आउटर सरफेस होगा उससे फाइन ग्रेन्स बनेंगे, इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, डी। तो 19 का डी होना चाहिए, डी है भी। 20 नंबर ट्राई कीजिए। तो इसमें सारा ही सही है। एनिलिंग में ही होता है ये कि जो इम्परफेक्शन होते हैं उसे रिमूव करते हैं। और हाइपो यूट्रेक्टाइड है तो अपर क्रिटिकल से 50 से 60 ऊपर रखते हैं। अगर हाइपर यूट्रेक्टाइड है तो 50 से 60 लोअर क्रिटिकल से ऊपर रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी हम कूलिंग करते हैं फर्नेस के अंदर रख के, ये भी सही है। चौथा है यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर रिजल्टेड, सही है भी। चारों से लग रहा है मुझे। 20 का डी लग रहा है। ठीक है, सी दिया हुआ है, सेकेंड को गलत कह दिया उन्होंने। हाइपो यूट्रेक्टाइड स्टील, अरे सॉरी, बिलो, बिलो नहीं होता यार, एवव होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ एवव होना चाहिए। ठीक है, एवव होना चाहिए। तो 20 का सी ही होगा, मैंने गलत पढ़ लिया। इसे कहते हैं ब्लंडर। याद है क्वेश्चन गलत करना, ये अलग अलग एक कला होती है, करते होंगे आप लोग भी। अच्छा, कितने लोग मेडिजिस पढ़े हुए हैं, कोचिंग किए हुए हैं? वो कुछ इंडिकेशन देना, क्या इंडिकेशन दोगे, कमेंट करना। अच्छा ठीक है, देखेंगे कितने लोग पढ़े हुए हैं। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, मतलब कोचिंग मैंने वहीं से की हुई है। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कीजिए। देखो ये यार रटने वाली चीज़ है। अगर एलॉय स्टील है ना तो उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं ऑयल, यूज करते हैं ऑयल यूज करते हैं। और ऑयल में जो होता है मिनिमम कूलिंग होती है, कूलिंग रेट ऑयल का मिनिमम होता है। तो 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कीजिए। 22 नंबर, ये भी यार सिंपल ही है। ट्राई कीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। देखो सिंपल है, यहाँ फर्नेस स्कूल लिखा हुआ है ना, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। जो सबसे ईजीएस्ट आपको दिख रहा हो सबसे पहले उसे मैच करा लो। उसे मैच कराते आप देखोगे एक दो ऑप्शन और मिल जाएंगे हमें, फिर आगे प्रोसीड कर जाओ, जल्दी होगा इससे। जैसे मुझे यहाँ फर्नेस स्कूल दिख गया। फर्नेस स्कूल करते हैं एनीलिंग में। एनीलिंग क्या होता है, कोर्सर ग्रेड बनते हैं। ठीक है, कोर्सर पर लाइट, मतलब कि डी का 1 हो गया। डी का 1 होते ही ये दोनों चले गए। डी का 1 होते ही ए का 2 ऑटोमेटिक सेट हो गया। ठीक है, तो ए का 2 हो गया माइंडेसाइट, और बचा हमारा ऑयल एंड एयर। तो एयर में यार देखो, एयर तो सबसे कम करेगा ना, सबसे फास्ट कूलिंग करेगा एयर जो है हमारा, एयर कम कूलिंग करेगा। तो एयर में
एयर कौन सा है, सी, सी का हो जाएगा 3, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी में होगा फाइन पर लाइट और वेरी फाइन होगा ऑयल में, एक मिनट हो जाए, कोई गलती हो गई है, 3 4 होना चाहिए। बी मतलब ऑयल में वेरी फाइन पर लाइट एंड एयर में फाइन पर लाइट, ठीक है। तो 23 41 बी होना चाहिए, 22 का बी सही है। 23 आइसोथर्मल एनीलिंग इज मेनली इन द एलॉय टू इम्प्रूव, आइसोथर्मल एनीलिंग हम करते हैं मेनली टू इम्प्रूव मशीनबिलिटी, मशीनबिलिटी को अगर इम्प्रूव करना होता है तो वो करते हैं, ठीक है। 23 का ए हो गया। 24 ट्राई कीजिए। 24 मैं कई बार बता चुका हूँ कि फास्टेस्ट कूलिंग होती है आपकी ब्राइन में, ठीक है। 24 का डी। 25 ट्राई कीजिए। देखो जो ऑस्टेनाइड स्टेनलेस स्टील होता है इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है बहुत कम होती है, 0.1% के अबाउट। तो अगर कार्बन इतना कम परसेंटेज रहेगा ना तो हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। तो इसीलिए ऑस्टेनाइड स्टेनलेस स्टील आर हार्डेंड, इसलिए आप इसको हार्डनिंग करते हैं बाई कोल्ड वर्किंग, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा ऑस्टेनाइड स्टेनलेस स्टील कैन नॉट बी क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड, हाँ सही है, वो हीट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। दोनों ही सही है, तो सी हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर करिए। देखो इसमें टेम्परिंग की बात की है। टेम्परिंग करते हैं क्या हम लोग, टेम्परिंग का मेन काम होता है टफनेस को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो टफनेस इंक्रीज कैसे होती है बाई, इसको हम हल्का टेम्परेचर ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो हो गया, टफनेस बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। तो मार्टेसाइट एट लो टेम्परेचर, मार्टेसाइट को हल्के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, उससे हो जाती है टेम्परिंग, हो जाती है, ठीक है। 26 का ये हो जाएगा। 7 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये 27 क्वेश्चन नंबर है ना, ये काफ़ी वैसा है जैसे कि इसमें बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस रिफाइन द ग्रेन्स ऑफ मेटल आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड बाई हैमरिंग और कोल्ड वर्किंग। तो ये देखो होता तो ये बाई रिक्रिस्टलाइजेशन है। अगर रिक्रिस्टलाइज अगर आप हल्का सा गर्म करोगे 0.5 T तक, 0.5 TM तक, मतलब कि हाफ ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर, तो वहाँ पर जाने पे जो ग्रेन्स होंगी वो फिर से अच्छे से अपने व्यवस्थित हो जाएंगे, सही से सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। लेकिन यही काम करता है हमारा नॉर्मलाइजिंग भी, यही काम नॉर्मलाइजिंग भी करता है। तो काफ़ी जगहों पे इस क्वेश्चन को एज ए नॉर्मलाइजिंग एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन जो ई वाला क्वेश्चन इसमें मैं आंसर सी मारूंगा क्योंकि सी मुझे बेटर लगता है कंपेयर टू ऑल अदर ऑप्शंस। और एक बुक मैंने चेक भी किया था, वहाँ पे भी सी ऑप्शन था, लेकिन इस बुक में जिस बुक में करा रहा हूँ क्वेश्चन मटेरियल साइंस के, इसमें दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग आंसर, ठीक है। तो 27 का इसमें इन्होंने डी दिया हुआ है, लेकिन मेरा आंसर सी है और सही दोनों ही है। अब वो लगता है कि एग्जामिनर किसको सही मान लेता है, जो दिया है वो डी आंसर दिया है, ठीक है। मेरा आंसर सी रहेगा हमेशा। और 28 जो क्वेश्चन नंबर, वो रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, आंसर 28 का दे दिया है ना, 28 का ये दे दिया है आंसर मैंने। क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। देखो अगला क्वेश्चन 29 है, इसमें बोला गया विंड मैन स्टैडन, ये कहीं पढ़ाया वढ़ाया नहीं गया मुझे, इसको मैं रटा हुआ ही है। ये होता है टेम्परिंग, इसका आंसर होता है, ठीक है। ये टेम्परिंग में मिलता है, फिर चेक कर लेते हैं, बोला नहीं, हाँ टेम्परिंग ही आंसर इसका है, ठीक है। 29 का ये आंसर है। अब ये कहाँ पढ़ाया जाएगा यार कंपटीशन वम्पटीशन में। 30 नंबर ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 30। देखो इन्होंने बोला है कि कार्बोनाइजिंग इज डन ऑन द नॉन फेरस एलॉय। ये गलत है। कार्बोनाइजिंग हम वहीं करते हैं जहाँ पे कि कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है इन द आयरन। ये एप्सर दे दिया उन्होंने। फेरस एलॉय में करते हैं हम लोग कार्बोनाइजिंग, ये सब जितने भी हीट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। तो 30 का डी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 31। 31 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और मीडियम कार्बन स्टील है। मीडियम कार्बन स्टील मतलब कि 0.3 से 0.6 होगा वो कार्बन की जो अमाउंट होगी उसमें, ठीक है। तो ये जो है हीट ट्रीटमेंट को कम रिस्पॉन्स करेगा कंपेयर टू द केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग हम क्यों करते हैं? जहाँ पे कार्बन का अमाउंट कम है और हीट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसलिए हम करते हैं केस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कार्बन की अमाउंट बढ़ाते हैं ना। तो पहला जो है कि इट कैन बी क्वेस्ट हार्डन बट नॉट केस हार्डन, ये तो गलत हो गया। पहला गलत होता है, ये तीनों गए ऑप्शन हमारे। तो बी बचा बस 31 का, बी बचता है। 30 मतलब भी 32 ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 32। देखो यार, जो ऑस्टनाइट होता है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे स्टेबल होता ही नहीं है, तो हमारे ऑप्शन में कहीं ऑस्टनाइट आना नहीं चाहिए। ऑस्टनाइट आप काट दो, बचेगा बी ऑप्शन, ठीक है। 32 का बी। 33 करिए। देखो जो ऑस टेम्परिंग होती है उसमें करते हैं क्या हम लोग, पहले हम मोर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट से ठंडा करते हैं, और नोज के नीचे ला के, नोज के नीचे, ये नोज हमारी है, इसकी हमारी क्या सीकर की, ठीक है। नोज के नीचे ला के इसको हम रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे से ये बेनाइट वाले सेक्शन में एंटर कर जाता है और यहाँ बेनाइट बन जाता है, ठीक है। फिर कूलिंग कर देते हैं तो 100% बेनाइट बनता है इसमें, 100%। 33 का बी। 33 का बी हो गया। 34 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन में एक ही बस, देखो मैंने जो बताया था आपको कि नॉर्मलाइजिंग में ग्रेन डिपार्टमेंट होता है, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, और आगे एक दो क्वेश्चन और है वहाँ भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहीं कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मार टेम्परिंग में डक्टिलिटी जो होती है डिक्रीज होती है, ठीक है, डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। और मार टेम्परिंग क्या करते हैं, मार टेम्परिंग हम डबल कूलिंग करते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे, पहले हॉट बाथ फिर कोल्ड बाथ। हॉट बाथ से करते हैं तो बाहर वाला सेक्शन जो होता है जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कुछ समय के लिए रोकते हैं उसे, जिससे कि जो इन्फॉर्म टेम्परेचर हो जाए, फिर कोल्ड वाले में कर देते हैं कूलिंग, ठीक है। तो वही होता है बेसिकली। डक्टिलिटी की डिक्रीज होती है उसमें, हार्डनेस बढ़ती है, और मैं चेक कर लेता हूँ, हार्डनेस बढ़ती है। 34 नंबर है ना।
हाँ, टफनेस भी बढ़ती है, टफनेस और हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है, बट डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो 4 ऑप्शन सही है इसमें, 34 का डी। यही लोग मेन कन्फ्यूजन यही आता है लोगों को। मॉडम्बरिंग में बहुत लोग कहते हैं कि डक्टिलिटी इंक्रीज होती होगी, नहीं, टफनेस बढ़ती है लेकिन डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो 34 का डी। 35 में ट्राई कीजिए। 35 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, हमें पैक कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग, मुझे खुद याद नहीं था क्या होता है इसमें, कि इसमें का कार्बोराइजिंग कंपाउंडिंग होती है, किसमें इथेन होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि साइनाइडिंग वाले में साइनाइड होना चाहिए और नाइट्राइडिंग वाले में अमोनिया होना चाहिए। तो जैसे मैंने साइनाइडिंग सी को मैंने 2 से मिलाया और डी को मैंने 1 से मिलाया अमोनिया गैस से, तो मुझे एक ही जगह ऐसा दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो मैं आंसर ए मार दूंगा, 35 का ए। मुझे नहीं पता कि और दोनों में क्या होना चाहिए, लेकिन आंसर मुझे पता 35 का ए, तो आंसर वही है, भी सही है, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा जानना ही है तो अब इसे चेक कर लो, आपकी पैक कार्बोराइजिंग में कार्बोराइजिंग कंपाउंड होता है और गैस कार्बोराइजिंग में इथेन होती है। गैस इथेन याद कर लो, ऐसे रट सकते हो आप, रटने का तरीका है सब है। अब आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करो। आज एनर्जी बहुत नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि एनर्जी डाउन है ही। 36 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 36 नंबर। देखो, पूछा गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एनीलिंग, तो टफनेस तो होता है, ठीक है, लेकिन ईल्ड पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं ईल्ड पॉइंट। लेकिन जो फोर्थ स्टेट और ये रिड्यूस, ये गलत हो गया, रिमूव फॉर्मेट ये भी गलत हो गया, और जो फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशीनबिलिटी, हाँ सही है, ये सही, ये मार सकते हैं हम, सही, ये मोस्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। 36 का डी हो जाएगा। 37 करिए। ये जो यार आप ट्रिपल टी पूरा पढ़ते ही, हम लोग की ऑस्टेनाइट को कैसे कन्वर्ट करेंगे मार्टेनसाइट में, या ऑस्टेनाइट कितना टाइम रिटेन करता था, इंक्यूबेशन टाइम, ये टाइम वो टाइम, इसी उसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन ऑस्टेनाइट की बात ही होती है ट्रिपल टी में। तो 37 का डी हो जाएगा। 38 करिए। जो टेम्परिंग का मैंने बताया था आपको कि टफ मेनली काम होता है टफनेस बढ़ाना, लेकिन यहाँ टफनेस कहीं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप डक्टिलिटी मार सकते हो, बेटर ऑप्शन है, मतलब उसी के पैरेलल ऑप्शन है। बेटर क्या, मोस्ट करेक्ट यहाँ पे वही है। हार्डनेस तो बढ़ाते नहीं है, सरफेस टेक्सचर का मतलब नहीं है, कोरोजन का मतलब नहीं है, डक्टिलिटी मारेंगे, ठीक है। 39 का डी हो गया, 38 का डी हो गया। अब करिए क्वेश्चन नंबर आप 39। मैंने आपको बता चुका हूँ, ये भी बता ही चुका हूँ बहुत पहले ही। देखो, हाँ, इसमें तो बात ये है इंक्रीजिंग हार्डनेस। इंक्रीजिंग हार्डनेस का मतलब होता है जो सबसे तेज़ कूलिंग देगा उसमें हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगी, सिंपल फैक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कूलिंग कौन देता है, ब्राइन, और सबसे कम कूलिंग कौन देता है, ऑयल, ठीक है। तो 4 बना के भी लिख दिया। फिर आया हमारा, हाँ फंस रहे हैं यहाँ पे, वाटर और NaOH में, तो ये वाला ज़्यादा कूलिंग देता है, ये आप जान लो, वाटर NaOH वाला जो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, वैसे NaOH लग गया तो इसमें हो गया आपका 39 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज सी, 39 का सी हो गया आंसर, ठीक है। अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 40।
देखो इसमें बोला क्या, नॉर्मलाइजिंग स्टील विल हैव लोअर हार्डनेस। ये एब्सर्ड है यार, नॉर्मलाइजिंग में हार्डनेस ही तो होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम एयर में कूलिंग करते हैं उसकी। ओके, तो एनीलिंग वाले की हम फर्नेस में कूलिंग करते हैं तो बहुत स्लो कूलिंग होती है एनील वाले की, हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती है उसकी, उसमें डक्टिलिटी एंड टफनेस होती है। तो 40 का एब्सर्ड हो गया था, डी आंसर आ जाएगा। और 41 ने पूछा हुआ है कि 41 करिए, 41। देखो फाइन पर लाइट की बात की है, फाइन पर लाइट कहाँ बनेगा, तो जहाँ पे कूलिंग रेट अच्छी खासी होगी वहाँ फाइन पर लाइट बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको 3 या 4 में होना चाहिए कोई, तो 3 4 कहीं एक साथ तो है नहीं, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी। 42 करिए। देख लो, जो गाइड वेज होती हैं उसे हम करते हैं हार्डनिंग बाय फ्लेम, ठीक है। और फ्लेम वाले से हम कैम सेट को भी करते हैं, और लेकिन कनेक्टिंग रॉड को हम करते हैं बाय इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है। याद कर लो, तीन एप्लीकेशन होते हैं, मतलब तीन ही आते हैं, याद कर लो आप बस। तो 42 का डी हो जाएगा। और 43 रिपीटेशन क्वेश्चन 42 का, तो आंसर उसका डी दे दिया है मैंने पहले ही। 44 नंबर ट्राई कीजिए। फोर्टी फोर ट्राई कीजिए। देखो इसकी जो कोल्ड वर्किंग की बात की गई है यहाँ पे, बेसिकली ये प्रोडक्शन क्वेश्चन है, लेकिन ठीक कर लो यहाँ पे। देखो कोल्ड वर्किंग में होता है ना कि हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे रखते हैं उसको, ठीक है, बस इतना ही होता है, और इसीलिए उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन से नीचे रखते हैं, रूम टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है उसका। तो पहला गलत हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है, ये गया। दूसरा ऑटोमेटिक सही हो गया। तीसरा चेक करना, तीसरा तो कोल्ड वर्किंग में हार्डनेस भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि हार्डनेस बढ़ रही है स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ रही है सर, वो सब कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो आप 44 का 3, 44 का आपका 2 3 सही हो गया, तो आपका आंसर हो गया सी, 44 का सी आ गया आंसर, ठीक है। आप ट्राई कीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। ट्राई क्वेश्चन नंबर 45। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजिंग को हम रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी जगह एक्सेप्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में फिर वही एप्लीकेशन आ गया है कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। जैसे एनिलिंग दिया हुआ है तो सिंपल यार कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, इन सब में तो इम्प्रूव डक्टिलिटी मारोगे आप, ए का 4 मारोगे। देन आप जाओगे नाइट्राइडिंग के लिए। नाइट्राइडिंग क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है उसका बहुत टफ होता है। नाइट्राइडिंग जो है टफेस्ट बनाता है सैनडिंग से भी और कार्बोनाइजिंग से भी,
इसीलिए सेकेंडरी प्रोसेस करनी पड़ती है मैथ राइटिंग के बाद, इट इज़ नॉट अ लास्ट, ठीक है। एंड तो बी का आपका हो जाएगा 3। तो ऐसा ऑप्शन बस एक ही जगह मिल रहा है ए में, तो आप आंसर मार दोगे ए। और आप आगे देखना चाहो तो आगे देखो, जो नॉर्मलाइजिंग है ना, जैसे मार टेम्परिंग आया, तो मार टेम्परिंग क्या होता है, दो बात करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। कोल्ड बात है, हॉट बात पहले, फिर कोल्ड बात, ठीक है। हॉट टब कोल्ड टब भी बोलते हैं उसे। तो फोर्थ, तो उसको मिला देंगे इम्प्रूव हार्डनेस ऑफ द होल मास, ठीक है। सी का 2 मिला देंगे, और नॉर्मलाइजिंग का डी का 1 फिर मैच करना पड़ जाएगा। ये दो जगह में हो गया। और जो क्वेश्चन था रिक्रिस्टलाइजेशन वाला, वो आप पा सकते हो नॉर्मलाइजिंग, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे रिक्रिस्टलाइजेशन लगता है सही आंसर। और आपको मानना है नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग मारी, कोई गलती नहीं उसमें, दोनों ही सही आंसर है। तो 45 का ए हो गया, और हमारा जो 2 चैप्टर ख़त्म हो गए। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और यार चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, काफ़ी मेहनत हो रही है, आप देख ही रहे हो। और दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज जल्दी आने वाला एग्ज़ाम अब तो, ठीक है, तैयारी करते रहो मस्ती में एकदम, ठीक है।